पर इकट्ठा करना कानून के खिलाफ हो सकता है। होली लॉर्ड, डिवाइन मिरेकल, ये सब लोगों को भ्रमित करने के तरीके भी हो सकते हैं। तुरंत इस भीड़ को हटाओ, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो माओ बिना घबराए मुस्कुराया। कैप्टन ली, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ किसी को बहकाया नहीं जा रहा। कुछ दिन पहले प्लेग फैली थी और होली लॉर्ड ने अपनी डिवाइन पावर से पूरे गांव को बचाया। लोग अपनी इच्छा से उनका धन्यवाद करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। ली चेन ने आसपास खड़े ग्रामीणों को ध्यान से देखा। सबके चेहरे स्वस्थ थे, किसी पर बीमारी का नामो निशान नहीं था। उसके मन में संदेह पैदा हुआ, क्या सचमुच इस होली लॉर्ड के पास प्लेग ठीक करने की शक्ति है? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई गैर कानूनी काम दिखाई दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो माओ ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन ली निश्चिंत रहें, यहाँ सब कुछ खुलेआम हो रहा है। फिर उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, शुभ मुहूर्त आ गया है, निर्माण कार्य शुरू करो। उसके आदेश के साथ ही सभी ग्रामीण फिर से काम में लग गए। कोई नींव खोदने लगा, कोई पत्थर उठाने लगा, कोई लकड़ियां जमा करने लगा। कुछ ही पलों में पूरा माहौल फिर से जोश से भर गया। उसी भीड़ में जाओ हू ने चुके से एक लोहे का टोकन जाओ बाओ के हाथ में देते हुए फुसफुसाकर कहा, छोटे भाई, किसी बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तुरंत ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड जाओ और ब्लैक बेयर से कहो कि अपने लोगों के साथ छिंगजियन विलेज पर हमला कर दे। जो माओ और ली चेन दोनों को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। जाओ बाओ ने हल्के से सिर हिलाया और भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। दूसरी ओर जो माओ ने ली चेन से कहा, कैप्टन ली, हमें मिले हुए कई साल हो गए, अब शाम भी हो चुकी है, क्यों ना आप और आपके साथी आज रात छिंगजियन विलेज में ही रुक जाएं। सुबह आराम से प्लेग की जांच के लिए निकल जाना। ली चेन भी मन ही मन होली लॉर्ड और प्लेग की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने हामी भर दी। ठीक है ब्रदर जो, आज रात तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा। रास्ते में चलते हुए ली चेन को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, ब्रदर जो, इस बार आने का एक और उद्देश्य भी था। काउंटी मैजिस्ट्रेट ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। जैसे ही जो माओ ने लिफाफे पर सुचिंगची का नाम देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उभर आए। वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसने पत्र नहीं खोला, बस उसे सावधानी से अपने कपड़ों में रख लिया। ली चेन ने आश्चर्य से पूछा, ब्रदर जो, क्या अभी नहीं पढ़ोगे? जो माओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी किस बात की, रात को शांति से बैठकर पढ़ लूंगा। छिंगजियान विलेज लौटने के बाद जो माओ ने ली चेन और उसके साथ आए सभी अधिकारियों के लिए शानदार भोज का प्रबंध किया। कई दौर तक भोजन और शराब चलती रही। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो ली चेन अपने मन का सवाल रोक नहीं पाया। उसने पूछा, ब्रदर जो, अगर होली लॉर्ड के पास सचमुच प्लेग ठीक करने का तरीका है तो इसकी सूचना इंपीरियल कोर्ट को क्यों नहीं देते? इससे पूरे साम्राज्य के लोगों की जान बच सकती है। जो माओ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कैप्टन ली, आप समझ नहीं रहे, यह कोई साधारण मेडिसिन या मेडिकल स्किल नहीं है, यह होली लॉर्ड का डिवाइन मिरेकल है। क्या आपने कभी किसी को पल भर में मौत के मुंह से वापस आते देखा है? क्या आपने कभी सिर्फ एक कटोरा डिवाइन वाटर पीकर किसी प्लेग के मरीज को पूरी तरह स्वस्थ होते देखा है? ये सब किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही ली चेन के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि जब वह गांव में दाखिल हुआ था तब जिन लोगों को प्लेग से मर जाना चाहिए था वे सब पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ये कोई झूठ नहीं हो सकता था। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। भोज समाप्त होने के बाद जो माओ ने सभी अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था कर दी और रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। रात को ली चेन छिंगजियान विलेज के एक खाली पड़े घर में ठहरा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद वह उठकर जो माओ के पास गया। दोनों आंगन में आमने सामने बैठकर देर रात तक देश और जनता की बातें करते रहे। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब दोनों ने साथ मिलकर यह शपथ ली थी कि वे जनता की सेवा करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन समय ने दोनों की राहें बदल दी। जो माओ ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसे पद छोड़कर गांव लौटना पड़ा, जबकि सुजिन से लगातार पदोन्नति पाकर इंपीरियल कोर्ट का प्रभावशाली मंत्री बन गया। दोनों के बीच वर्षों तक पत्रों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हो सकी। बातचीत खत्म होने के बाद जो माओ अपने कमरे में लौटा और सुजिनजे का भेजा हुआ पत्र खोला। उसमें लिखा था, ब्रदर जो, पिंगजियांग की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इंपीरियल कोर्ट भ्रष्टाचार से भर चुका है। मैंने कई बार एम्परर के सामने सच्चाई रखी, लेकिन हर बार मुझे नजरअंदाज किया गया। अब मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। मैंने पद छोड़कर गांव लौटने का निर्णय ले लिया है। पुराने मित्र होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझसे मिलो ताकि बीते दिनों की यादें ताजा कर सकें। पत्र पढ़कर जो माओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, पुरानी दोस्ती का मान रखते हुए मुझे उससे एक बार मिलना ही चाहिए। उसी समय दूसरी ओर जाओ बाओ तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कभी भव्य दिखने वाला पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड अब खंडहर बन चुका था। चारों तरफ डाकुओं की लाशें बिखरी थीं, जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हवा में तेज खून की बदबू फैली हुई थी। जाओ बाओ अविश्वास से बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? ब्लैक बेयर के पास तो सैकड़ों आदमी थे, पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड किसने खत्म कर दिया? उसके मन में डर पैदा हो गया। वह वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दी से पास के लुआनशी विलेज पहुंचकर जानकारी जुटाने लगा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसकी कमर पर लटका ब्लैक आयरन टोकन धूप में चमक उठा। वह टोकन काउंटी मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था और उस पर ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड का चिन्ह बना हुआ था। ग्रामीणों ने उसे अधिकारी समझकर सम्मान से देखा, लेकिन वांग हू ने उस टोकन को पहचान लिया। उसे होली लॉर्ड की बात याद आई कि ब्लैक बेयर और काउंटी मैजिस्ट्रेट मिलकर जनता पर अत्याचार करते हैं। उसने मन ही मन सोचा, तो ये उसी मैजिस्ट्रेट का आदमी है। गुस्सा दबाकर वांग हू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, ऑफिसर, आप इतनी दूर से आए हैं, पहले मेरे घर चलकर आराम कर लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। जाओ बाओ भी स्ट्रॉन्ग होल्ड की घटना जानना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते
से ही उसने पूछा, वांग हू, ये बताओ कि ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड का ऐसा हाल कैसे हुआ? वांग हू ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, ऑफिसर, हमें भी पूरी बात नहीं पता। कुछ दिन पहले एक सफेद कपड़ों वाला इमॉर्टल एक विशाल बाघ और डिवाइन बीस्ट के साथ गांव से होकर स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर गया था। थोड़ी देर बाद पहाड़ से चीखें सुनाई दी और फिर पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे ही बर्बाद मिला। जाओ बाओ ने तिरस्कार से कहा, इमॉर्टल, डिवाइन बीस्ट, ऐसी बातें कौन मानता है? वांग हू ने तुरंत जवाब दिया, ये सच है। पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा। उस इमॉर्टल ने हाथ उठाया और गोल्डन लाइट प्रकट हो गई। डाकू उसके सामने टिक ही नहीं पाए। ऑफिसर, पहले भोजन कर लीजिए, तब तक मैं बाकी ग्रामीणों से भी पूछताछ कर लेता हूँ। इतना कहकर वांग हू बाहर निकला और तुरंत कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा कर धीमी आवाज में बोला, ये काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदमी है, इसे शक हो चुका है, तुम लोग इसे थोड़ा डराओ। मैं तुरंत चिंगजियन विलेज जाकर जो माओ और होली लॉर्ड को खबर देता हूँ कि मैजिस्ट्रेट ने अपने लोग भेज दिए हैं। सभी ग्रामीण तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उधर जाओ बाओ को भी बेचैनी होने लगी। वह चुके से पीछे वाले आंगन में गया। तभी उसने कुछ ग्रामीणों को धीमी आवाज में कहते सुना, ये उसी भ्रष्ट मैजिस्ट्रेट का कुत्ता है, इसकी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए, आज इसे बांधकर इसका हिसाब बराबर करेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। ये सुनते ही जाओ बाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना एक पल रुके गांव से भाग निकला। उसने मन ही मन सोचा, स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो चुका है, मिशन भी असफल हो गया। अगर ये ग्रामीण मुझे पकड़ लेते तो मेरी मौत आई थी। अब मैं न जाओहू के पास लौट सकता हूँ और न ही मैजिस्ट्रेट के पास, पहले कहीं छिपना होगा। दूसरी ओर चिंगजियन विलेज में जाओहू एक बड़े पेड़ के नीचे बेचैनी से गांव के बाहर की ओर देख रहा था। वह बड़बड़ाया, ये जाओ बाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, ब्रदर हू, कैप्टन ली ने सबको गांव के बाहर पुराने जंगल में बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। जाओहू चौंक गया और बाकी लोगों के साथ जंगल पहुंच गया। वहां ली चेन गंभीर चेहरे के साथ सबका इंतजार कर रहा था। सभी के इकट्ठा होने के बाद उसने कहा, मैंने चुपके से पूरे गांव की जांच की है। ग्रामीणों के शरीर पर प्लेग से ठीक होने के स्पष्ट निशान हैं। होली लॉर्ड द्वारा प्लेग ठीक करने की बात शायद सच है, लेकिन एक और बात मुझे परेशान कर रही है। होली लॉर्ड टेम्पल के पास ग्रामीणों ने अपनी तरफ से एक गार्ड टीम बना रखी है जो दिन रात पहरा देती है। ये किसी साधारण आस्था जैसा नहीं लगा। मुझे शक है कि कोई होली लॉर्ड के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह की तैयारी कर रहा है। चिंगलू माउंटेन वही जगह है जहाँ ग्रामीण होली लॉर्ड के रहने की बात करते हैं। अगर वहाँ सचमुच कोई विद्रोही छिपा है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये सुनते ही बाकी सिपाहियों के चेहरे उतर गए। एक ने घबरा कर पूछा, ब्रदर ली, लोग कहते हैं चिंगलू माउंटेन पर सचमुच इमॉर्टल रहता है, अगर हम वहाँ गए और सच में उससे सामना हो गया तो? ली चेन ने दृढ़ स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम इंपीरियल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे सामने इमॉर्टल ही क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं। आज रात तीसरे पहर हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। भीड़ में खड़ा जाओहू यह सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा। उसने मन में सोचा, ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। चिंगलू माउंटेन का रास्ता कठिन और अंधेरा है। अगर वहीं किसी हादसे में ली चेन मर जाए और उसका इल्जाम होली लॉर्ड पर लग जाए तो काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदेश भी पूरा हो जाएगा और मुझ पर भी कोई शक नहीं आएगा। उधर जब ली चेन और बाकी सिपाही रात होने का इंतजार करने वापस गांव लौट रहे थे, तभी वांग हू लुआनशी विलेज के कुछ ग्रामीणों के साथ हांफता हुआ चिंगजियन विलेज पहुंचा और चिल्लाया, विलेज चीफ, बड़ी मुसीबत हो गई। काउंटी मैजिस्ट्रेट ने अपना एक आदमी लुआनशी विलेज भेजा था। वह ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में पूछताछ कर रहा था। वह मैजिस्ट्रेट का खास आदमी है। मुझे लगता है कि उसका असली निशाना होली लॉर्ड है। ये सुनते ही जो माओ का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत टेम्पल निर्माण समारोह के दौरान बीच में गायब हुआ वह अधिकारी याद आ गया। उसने घबरा कर कहा, बुरा हो गया, वह काउंटी मैजिस्ट्रेट का जासूस था। हो सकता है सारी खबर पहले ही बाहर पहुंच चुकी हो। उसी समय चिंगलू माउंटेन की गुफा में बैठा मैं सिस्टम की सूचना देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार सरकारी अधिकारी पहाड़ पर आने वाले हैं। अच्छा है, अब उनका स्वागत भी उसी तरह किया जाएगा। रात का अंधेरा पूरे चिंगलू माउंटेन पर फैल चुका था। ली चेन काले कपड़ों में 3 सिपाहियों के साथ कठिन पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। सबसे पीछे जाओहू चुपचाप चल रहा था। उसके हाथ कपड़ों के अंदर छिपी एक तेज खंजर को कसकर पकड़े हुए थे। तभी सबसे युवा सिपाही ने धीमी आवाज में कहा, ब्रदर ली, चिंगलू माउंटेन हमेशा से रहस्यमयी जगह मानी जाती है। हम सिर्फ 4 लोग हैं। अगर सचमुच होली लॉर्ड से सामना हो गया तो लोग ज्यादा होंगे तो हमारी मौजूदगी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। हमारा मकसद होली लॉर्ड की असली पहचान पता करना है और प्लेग व टेम्पल के पीछे का सच जानना है, लड़ाई करना नहीं। तभी आगे पहाड़ की तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जाओहू ने ली चेन की नजर का पीछा किया तो सचमुच पहाड़ की ढलान पर टिमटिमाती हुई रोशनी और कुछ लोगों की परछाइयां नजर आ रही थीं। उसी समय ली चेन पूरी तरह उसकी तरफ पीठ के खड़ा था। जाओहू के लिए हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका था। उसने गहरी सांस ली, धीरे से अपनी छिपी हुई खंजर निकाली और पेड़ों की शाखाओं से गुजरती हवा की आवाज का फायदा उठाकर पूरी ताकत से ली चेन की पीठ की ओर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही खंजर उसकी पीठ में धंसने वाली थी, दूर से अचानक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरा पहाड़ कांप उठा। जाओहू का हाथ डर से कांप गया और खंजर निशाने से हट गई। वह सिर्फ ली चेन के कपड़े चीरती हुई निकल गई। ली चेन तुरंत पलटा और गरज कर बोला, ये क्या था? जाओहू, तुम क्या कर रहे थे? उसकी नजर जाओहू के हाथ और कमर से आधी बाहर निकली खंजर पट गई। जाओहू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह कोई बहाना बनाने ही वाला था कि तभी चिंगजियन विलेज की दिशा से अचानक आग की लपटें उठी दिखाई दी। उसी समय जो माओ की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। वे लोग चिंगलू माउंटेन पर चढ़ गए हैं। ली चेन ने जाओहू की हरकत को फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। उसे समझ आ गया कि अभी सबसे जरूरी काम होली लॉर्ड तक पहुंचना है। उसने बाकी सिपाहियों से कहा, जल्दी पूरी रफ्तार से पहाड़ पर चढ़ो। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले
पहले हमें होली लॉर्ड से मिलकर सच जानना होगा। सभी तेजी से दौड़ पड़े। काफी देर तक घने जंगल में भागने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे ही थे कि अचानक आसपास जमीन हिलाने वाली भयानक गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल चांदनी के नीचे एक विशालकाय दानव जैसी आकृति दिखाई दी। एक सिपाही डर से चिल्ला उठा, हे भगवान, ये कैसा राक्षस है? क्या सचमुच कोई दैत्य मौजूद है? ली चेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जीवन में न जाने कितने प्रांत और शहर देखे थे, लेकिन ऐसा जीव उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में पहली बार सचमुच इमॉर्टल के होने का संदेह पैदा हुआ। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, पिक्सियू ने भयंकर दहाड़ लगाई और बिजली जैसी रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ा। सबसे पीछे चल रहा सिपाही सीधे हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ली चेन जोर से चिल्लाया, उधर गुफा है, जल्दी अंदर भागो। सब लोग जान बचाते हुए गुफा के अंदर घुस गए। अगले ही पल पिक्सियू का विशाल सिर पूरी ताकत से गुफा के प्रवेश द्वार से टकराया। जोरदार धमाके के साथ पत्थर टूटकर चारों तरफ बिखर गए और गुफा का मुंह लगभग बंद हो गया। ठीक उसी समय गुफा के भीतर अचानक मुलायम सफेद रोशनी फैल गई। सबने हैरानी से ऊपर देखा। गुफा की छत में दर्जनों चमकते हुए क्रिस्टल जड़े हुए थे जो पूरे स्थान को रोशन कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गुफा की दीवारों पर साधारण चित्र नहीं बल्कि जीवंत दिखने वाले विशाल डिवाइन बीस्ट बने हुए थे। कहीं एक विशाल सांप कुंडली मारे बैठा था, कहीं एक भयंकर बाघ दहाड़ रहा था, तो कहीं हमला करने को तैयार एक विशाल बिच्छू दिखाई दे रहा था। हर चित्र से अजीब सी दिव्य आभा निकल रही थी। उसी समय पिक्सियू आधा शरीर गुफा के अंदर घुसा चुका था और किसी भी पल उन पर हमला कर सकता था। ली चेन के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपनी कमर से फायर आर्म निकाली, निशाना सीधे पिक्सियू की दाईं आंख पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ गोली सीधी जाकर उसकी आंख में लगी। पिक्सियू दर्द से जोर से चीखा। उसकी आंख से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। यह देखकर सभी सिपाहियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। गुफा के बाहर अचानक बहुत से लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। जो माओ दर्जनों ग्रामीणों को लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने हैरानी से पूछा, कैप्टन ली, आप लोग यहाँ कैसे? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक पूरी गुफा में गंभीर और भव्य संगीत गूंज उठा। वह धुन इतनी विशाल और प्रभावशाली थी मानो हजारों सैनिक एक साथ आगे बढ़ रहे हों। उस संगीत में ऐसी अदृश्य शक्ति थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में अपने आप श्रद्धा और सम्मान पैदा होने लगा। ली चेन का गला सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा एहसास है? मेरे मन में अपने आप किसी के सामने झुकने की इच्छा क्यों हो रही है? सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। हल्की दिव्य रोशनी के बीच सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ पिक्सियू की पीठ पर आकर खड़ा हो गया। जो पिक्सियू कुछ पल पहले बेहद उग्र था, वही अब एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर जमीन पर झुक गया। मैंने धीरे से उसके घायल दाईं आंख पर हाथ फेरा। हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर सुनहरी रोशनी बनकर उसके घाव में समा गई। सभी लोगों की आंखों के सामने उसका भयानक घाव पल भर में भरने लगा। मैंने शांत स्वर में कहा, इतनी रात गए आए हुए मेहमान, बताइए मेरे पास आने का कारण क्या है? ली चेन यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह काफी देर तक मुझे देखता रहा और फिर कांपती आवाज में बोला, इमॉर्टल, इस दुनिया में सचमुच इमॉर्टल मौजूद हैं। तभी उसके पीछे खड़ा जाओ हू धीरे धीरे वो अपनी बात बताने ही वाला था कि तभी उसके बगल में खड़े जो माओ ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, पवित्र प्रभु, ये ली चेन है, पिंगजियांग प्रांत के चीफ कांस्टेबल। ये मेरे पुराने मित्र हैं। इनका यहाँ आने का कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। ये सिर्फ महामारी की जांच करने आए हैं। कृपया इन्हें क्षमा करें। ली चेन आगे बढ़ा और बोला, मैं पिंगजियांग प्रांत का चीफ कांस्टेबल ली चेन हूँ। मैं वेई मैजिस्ट्रेट के आदेश पर चिंगजियान गांव की महामारी की जांच करने आया हूँ। यहाँ आपके होने और गांव वालों द्वारा मंदिर बनाकर आपकी पूजा करने की बात सुनी। मुझे संदेह हुआ कि कहीं कोई ईविल कल्ट लोगों को बहका तो नहीं रहा, इसलिए बिना अनुमति के जांच करने चला आया। यदि मैंने आपका अपमान किया हो तो क्षमा करें। मैंने शांत स्वर में पूछा, ईविल कल्ट? जरा बताओ। सिर्फ इसलिए कि गांव वाले मंदिर बना रहे हैं और महामारी ठीक हो गई, तुमने कैसे मान लिया कि मैं ईविल कल्ट हूँ? ली चेन ने गंभीरता से कहा, महामारी का इलाज करना निश्चित ही पुण्य का काम है, लेकिन लोगों का बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मंदिर बनाना और आपका अंधभक्ति से अनुसरण करना इतिहास में दर्ज ईविल कल्ट की कार्य प्रणाली से बहुत मिलता जुलता है। मैं शाही सरकार का चीफ कांस्टेबल हूँ। जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए सावधान रहना मेरी जिम्मेदारी है। कृपया मेरी मजबूरी समझिए। गुफा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं, लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो और जनता की चिंता करते हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ली चेन ने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसे अपने उस साथी की याद आई जिसे पिक्सियू ने उड़ा दिया था। उसने चिंतित होकर कहा, पवित्र प्रभु, हमारा एक साथी पहाड़ पर आपकी डिवाइन बीस्ट के हमले में घायल हो गया। शायद अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। मैंने कहा, तुम उसकी बात कर रहे हो? तभी जो माओ ने ताली बजाई और दो गांव वाले एक बेहोश कांस्टेबल को उठाकर गुफा के अंदर ले आए। मैंने फिर से हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर सक्रिय की। सुनहरी रोशनी उसकी छाती पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गईं। कांस्टेबल ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? ली भाई, हम तो पहाड़ पर थे ना? ली चेन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसे पूरी तरह स्वस्थ देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये किसी सामान्य मेडिकल स्किल से संभव नहीं था। तभी जो माओ आगे बढ़ा और बोला, पवित्र प्रभु, अभी गांव वालों ने खबर दी है कि झाओ बाओ नाम का कांस्टेबल वेई मैजिस्ट्रेट की दी हुई टोकन लेकर डॉग बियर फोर्ट के डाकुओं के अड्डे पर गया था। लगता है वह डाकुओं से मिलकर कोई साजिश रच रहा था। क्या? ली चेन ने तुरंत झाओ हू की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, झाओ हू, तुम्हारा भाई डाकुओं के अड्डे पर क्या करने गया था? सच सच बताओ। झाओ हू का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर बोला, शायद गांव वालों ने किसी और को देख लिया होगा। मेरा भाई, उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह काउंटी वापस गया है। वह कभी डाकुओं से नहीं मिलेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, गलतफहमी हुई है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने
मैंने हाथ उठाया। एक ड्रोन धीरे धीरे नीचे उतरा। मैंने कहा, ये मेरी डिवाइन इन्वेस्टिगेशन आर्टिफैक्ट है। ये बीती हुई घटनाओं को भी दिखा सकती है। तुम्हारे भाई की हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। अगले ही पल ड्रोन से प्रकाश निकला और उसमें झाओ हू के भाई द्वारा पहाड़ पर ली चेन की हत्या करने की कोशिश का दृश्य दिखाई देने लगा। ली चेन पर मानो बिजली गिर गई। झाओ हू रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। ली भाई, मैं मजबूर था। वेई मैजिस्ट्रेट और उसके एडवाइजर ने धमकी दी थी कि अगर हमने आपको और गांव के मुखिया को नहीं मारा तो वे हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ली चेन ने गुस्से से पूछा, और क्या क्या करने को कहा था? झाओ हू कांपते हुए बोला, बस इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ब्लैक बेयर के साथ मिलकर पूरे चिंगजियान गांव का नरसंहार करना है। काम पूरा होने पर 100 टाइल चांदी इनाम में देने का वादा भी किया था। यह सुनते ही गुफा में हंगामा मच गया। सभी कांस्टेबल और गांव वाले वेई मैजिस्ट्रेट को कोसने लगे। ली चेन ने झाओ हू को छोड़ दिया और झो माओ के कंधे पकड़कर बोला, झो भाई, तुरंत गांव वालों को यहाँ से हटाओ। ब्लैक बेयर के गिरोह में 300 से ज्यादा डाकू हैं। अगर वे हमला कर दें तो पूरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।